वेलकम टू डीप रिसर्च। आज हम अपने एपिसोड में मेजर मोहित शर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए, मार्च 2004, शोपिया, जम्मू कश्मीर। एक छोटी सी झोपड़ी है और अंदर मिट्टी के चूल्हे पर कहवा उबल रहा है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, बहुत ज्यादा तनाव है। और वहाँ बैठे हैं हिजबुल मुजाहिदीन के दो टॉप कमांडर्स, अबू तुरारा और अबू सब्जार, और उनके साथ है एक नया रिक्रूट, इफ्तिखार भट्ट। और ये जो इफ्तिखार भट्ट है वो 2 हफ्तों से उनके साथ है। उसने अपनी कहानी बहुत अच्छी बुनी है कि सेना ने उसके भाई को मारा है और वो बदला चाहता है। लेकिन आज इन कमांडरों को उस पर शक हो रहा है। शक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत है। मतलब एक आम कश्मीरी लड़का जिसके मन में इतना गुस्सा भरा हो, वो इतना स्थिर, इतना शांत कैसे हो सकता है? ये बात उन्हें खटक रही थी। और यही एक अंडरकवर ऑपरेटिव के लिए सबसे खतरनाक पल होता है। बिल्कुल। और इसी शक के बीच मोहित शर्मा, जो इफ्तिकार बने हुए हैं अंदर से, 3 गिलास कहवा लेकर आते हैं। सब चुपचाप पी रहे हैं और फिर अबू तोरारा की आवाज उस खामोशी को तोड़ती है। वो सीधे इफ्तिकार से पूछता है, सच सच बता, तू कौन है? सोचिए उस पल का प्रेशर, मिशन फेल होने का खतरा, पहचान उजागर होने का खतरा, और मौत तो तय थी। कोई भी आम इंसान शायद घबरा जाता, कोई कहानी बनाने लगता। लेकिन मोहित शर्मा ने कुछ और ही किया। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। ग्लास नीचे रखा, खड़े हुए और अपने कंधे से AK-47 उतार के सीधा तोरारा के आगे रख दी और बोले, भाई अगर मुझ पर शक है तो ये लो बंदूक और मुझे गोली मार दो। ये सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी स्थिति बना दी जिसके बारे में आतंकवादियों ने सोचा ही नहीं था। मतलब उन्होंने उनके शक को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। एग्जैक्टली। जब तक वो ये समझ पाते कि अब क्या करना है, राइफल लेनी है या नहीं, मोहित शर्मा ने गेम ही बदल दिया। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये दिमागी लड़ाई जीतने की ट्रेनिंग है। और बस इसी पल का उन्होंने फायदा उठाया। जैसे ही तोड़ारा कुछ समझने के लिए दूसरे कमांडर की तरफ मुड़ता है, बस उतना ही टाइम चाहिए था। हाँ, मोहित शर्मा अपने कपड़ों में छिपाई 9mm पिस्टल निकालते हैं और 1 सेकंड में दोनों को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद का जो सीन है वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो वापस अपनी जगह पर बैठते हैं और अपना अधूरा कहवा खत्म करते हैं। उनका ये कहवा खत्म करना सिर्फ कोई नाटकीय एक्शन नहीं था, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ऑपरेटिव्स को सिखाया जाता है कि एड्रेनालाइन रश के बाद जब दिल की धड़कनें आसमान छू रही हों, तब शरीर को तुरंत शांत कैसे करना है। ये इस बात का सिग्नल था कि मिशन पूरा हो गया है और स्थिति अब उनके नियंत्रण में है। एक संतुलन और ये हिम्मत आती कहाँ से है? इसके लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। मोहित शर्मा का जन्म हरियाणा में हुआ था। पिता बैंक में थे, माँ दिल्ली जल बोर्ड में। एक आम परिवार। हाँ, एक आम मिडिल क्लास परिवार का सपना कि दोनों बेटे इंजीनियर बने। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। उनके बड़े भाई मधुर एयरफोर्स में जाना चाहते थे, पर उनका NDA में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और शायद भाई का वो अधूरा सपना ही मोहित के जीवन का लक्ष्य बन गया। एक तरह से हाँ, ये सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, शायद एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी बन गई थी। तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन छुपकर NDA की तैयारी करते रहे। और जब रिजल्ट आया तो परिवार वालों ने वो रिजल्ट छिपा दिया, ये सोचकर कि शायद वो इंजीनियरिंग ना छोड़ दें। लेकिन मोहित को अंदाजा हो गया था। उन्होंने सीधे UPSC ऑफिस फोन किया और अपना रोल नंबर बताकर पूछा। और जैसे ही पता चला कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में है, वो बिना किसी को बताए SSB इंटरव्यू के लिए भोपाल चले गए। ये उनके चरित्र की जिद को नहीं, बल्कि उनके फोकस को दिखाता है। लक्ष्य साफ था, या तो इंडिनामी या कुछ नहीं। SSB क्लियर करने के बाद भी एक और अड़चन थी, उनका वजन 6 किलो कम था। हाँ, और NDA के फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त होते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनकी माँ, जो पहले उनके आर्मी में जाने के खिलाफ थी, वो अब उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम में बदल गई। बिल्कुल। उन्होंने खुद एक खास डाइट प्लान बनाया और कुछ ही हफ्तों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ गया। ये दिखाता है कि एक बार जब उन्होंने अपने बेटे का जुनून देख लिया तो वो पूरी तरह उनके साथ खड़ी हो गई। NDA और IMA में उनके दिन भी काफी असाधारण थे। वो सिर्फ पढ़ाई या ट्रेनिंग में अच्छे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका व्यक्तित्व बहुत बहुमुखी था। वो फेदरवेट कैटेगरी में बॉक्सिंग चैंपियन थे, शानदार तैराक थे, घुड़सवारी करते थे, और इसके साथ साथ गिटार और माउथ ऑर्गन भी बजाते थे। हेमंत कुमार के गाने गाते थे। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक कमांडो का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या इन कलात्मक रुचियों का उनकी कमांडो वाली मानसिकता से कोई सीधा कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। कला आपको अनुशासन सिखाती है, धैर्य सिखाती है, और सबसे बढ़कर दबाव में शांत रहना सिखाती है। गिटार की एक धुन को साधने के लिए जिस फोकस की जरूरत होती है, वही फोकस एक स्नाइपर को अपने टारगेट पर चाहिए होता है। सही बात है। बॉक्सिंग आपको सिखाती है कि मार खाने के बाद भी कैसे खड़ा रहना है और पलटकर वार करना है। बिल्कुल। ये सारी चीजें मिलकर एक सैनिक को मानसिक रूप से फौलादी बनाती हैं।
1999 में जब वो IMA में थे तब कारगिल युद्ध शुरू हुआ। जाहिर है इसने उनके जुनून को और बढ़ाया होगा। ट्रेनिंग के बाद उन्हें मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला, लेकिन उनका सपना हमेशा से स्पेशल फोर्सेस में जाने का था। वन पैरा SF का सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया के सबसे कठिन प्रोसेसेस में से एक माना जाता है, जिसमें 90 से 95% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं है। नहीं, ये मनोवैज्ञानिक सहनशीलता का चरम टेस्ट है। आपको हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता, भूखा रखा जाता है और आपकी हिम्मत की हर सीमा को परखा जाता है। और उन्होंने ये कर दिखाया। 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ कश्मीर में काम करने के बाद जून 2003 में वो वन पैरा SF का हिस्सा बन गए। और यहीं से मिशन इफ्तिकार भट्ट की नींव पड़ी। उस वक्त कश्मीर के हालात बहुत खराब थे, है ना? बहुत ज्यादा। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अबू सब्जार और तोरारा को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि वो स्थानीय लोगों के बीच घुल मिलकर रहते थे। सेना को एक ऐसे ऑपरेटिव की जरूरत थी जो सिर्फ कश्मीरी दिखे नहीं, बल्कि कश्मीरी सोचे, कश्मीरी भाषा बोले और उनके बीच का ही एक लगे। और इस किरदार के लिए कैप्टन मोहित शर्मा को चुना गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। दाढ़ी बाल बढ़ाए, कश्मीरी कपड़े पहने, डोगरी और उर्दू सीखी। यहाँ तक कि कुरान की आयतें भी याद की। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, एक मेथड एक्टिंग जैसा है, जहाँ आप अपने असली स्व को महीनों के लिए एक बक्से में बंद कर देते हैं। हर पल ये डर की एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द आपकी जान ले सकता है। उन्होंने 2 महीने शोपियां के गांवों में घूमकर अपनी झूठी कहानी फैलाई और हिजबुल के लोगों की नजरों में आए। हाँ, और उन्होंने आतंकवादियों को सेना की एक चौकी पर हमले का एक ऐसा ठोस प्लान दिया कि उन्हें यकीन हो गया कि ये लड़का सच में बदला लेना चाहता है। और इसी भरोसे ने उन्हें उन दोनों कमांडरों के ठिकाने तक पहुंचाया। इस मिशन के लिए उन्हें 2004 में वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। साल 2009 मेजर मोहित शर्मा को एक बार फिर कश्मीर घाटी में तैनात किया जाता है। 20 मार्च 2009 को एक खुफिया जानकारी मिलती है कि आतंकी LOC पार करके कुपवाड़ा के हाफरूदा के घने जंगलों में घुस आए हैं। और मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ तुरंत उस ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। हाफरूदा का जंगल बहुत घना और खतरनाक माना जाता है। 20 मार्च की सुबह जब उनकी टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तभी उनपे 3 तरफ से हमला हो जाता। क्लासिक एम्बुश। ऐसे हमलों में सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि टीम को बिखरने से बचाया जाए और उन्हें सुरक्षित कवर तक पहुंचाया जाए। आतंकियों के पास लोकेशन का फायदा था। और मेजर शर्मा ने वही किया जो एक लीडर करता है। उन्होंने अपनी टीम को पीछे हटकर कवर लेने को कहा और खुद सामने से फायरिंग करते रहे ताकि उनके साथियों को वक्त मिल सके। का जवाब था, मैं बाद में आऊंगा, तुम लोग पहले जाओ। इसी दौरान उन्हें पहली गोली लगती है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। घाव पर कपड़ा बांधते हैं और लड़ते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके 2 साथी घायल हो गए हैं और वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करके 4 आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन इसी कोशिश में एक और गोली उनके सीने में लगती है। ये एक घातक घाव था, लेकिन इसके बावजूद उनका मानसिक संतुलन देखिए। वो अपने साथियों को रेडियो पर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मामूली जख्म है, तुम लोग फायरिंग जारी रखो। वो अपनी तकलीफ को अपने मिशन और अपनी टीम पर हावी नहीं होने दे रहे थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उनकी प्राथमिकता उनके साथी थे, अपनी जान नहीं। वो एक पेड़ की आड़ लेकर आखिरी सांस तक लड़ते रहे। रेडियो पर उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई, लेकिन उनके आखिरी शब्द भी यही थे कि फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। ये ऑपरेशन 5 दिन तक चला। इसमें 8 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 17 आतंकवादियों को मार गिराया। उनके शहादत के बाद उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र के बराबर। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। गाजियाबाद में उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन है, सड़कें हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी कही एक बात है। हाँ, वो अक्सर कहते थे, मैं मारा जा सकता हूँ लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसका क्या मतलब था? ये अहंकार था? नहीं, ये अहंकार नहीं था। ये एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव का कोड है। इसका मतलब है कि मिशन की जानकारी, देश के रहस्य और यूनिट का सम्मान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। इसका मतलब है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और दुश्मन के हाथ कुछ भी नहीं लगने दूंगा। उनकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि असाधारण कर्तव्यनिष्ठा और मानसिक दृढ़ता की कहानी है। बिल्कुल। जब हम मेजर मोहित शर्मा जैसे नायकों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं होती। ये हमें याद दिलाता है कि आराम और सुरक्षा की एक कीमत होती है जो कोई और चुका रहा होता है। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि कुछ लोग सच में एक बड़े मकसद के लिए जीते हैं और उसी के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। और शायद सोचने वाली बात यह है कि हम सब में कहीं न कहीं एक मोहित शर्मा छुपा है। जरूरी नहीं कि हम सब सीमा पर जाकर लड़ें,
लेकिन अपने काम के प्रति वो जुनून, वो ईमानदारी और मुश्किल हालात में भी अपने कर्तव्य से न डिगने का जो जज्बा उन्होंने दिखाया, वो हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए।